Hello students and welcome to Paragon classes. जैसा कि सब बच्चे जानती हैं कि हमारा क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट अभी चल रहा है हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में हम जिस पोर्शन को पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और लास्ट लेक्चर खत्म होने तक बच्चों को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा दिया था। ये आपके सामने दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसमें ये प्रॉपर्टीज जो हमने बच्चों को पढ़ाई थी वो थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिए थे। क्वांटाइजेशन पर जो न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी हमारी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था कि बाकी का बचा हुआ चैप्टर जो है वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो इस प्रॉपर्टी को याद दिला देता हूं मैं। इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने बच्चों को ये एग्जाम्पल दिया था। ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है। इस एग्जाम्पल में दो ग्लास रॉड्स जो कि सिल्क क्लॉथ के साथ रब की गई थी और दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज थी, उनको पास पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये रॉड जो है इससे दूर चली जाती है, तो इसलिए बोला था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। उसी तरह जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक सर्टेन हाइट से छोड़ देते हो, ड्रॉप करते हो, तो हमेशा नीचे गिरता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। यहाँ पर अगर दो चार्जेस एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं और वो लाइक चार्जेस होते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो नेचुरल फिनोमिनन है ग्रेविटी की तरह ही कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बस ग्रेविटी में फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ जो फोर्स लगती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो मास के बीच में लगती है, और चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। और उसके बाद आपको ये एग्जांपल बताया था जिसमें ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है उसके साथ एक एबोनाइट रॉड को कॉन्टैक्ट तो नहीं कहना चाहिए, उसके नजदीक लाया गया। एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करके नेगेटिवली चार्ज कर दिया गया है। तो जब ये रॉड्स आपस में एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, जिसको हम बोल देते थे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसी नाम से कई बुक्स में पूरा एक चैप्टर की फॉर्म में भी पढ़ाया जाता है, वो टॉपिक इस फोर्थ प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंशन है। और उस टॉपिक का नाम है ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको सामने दिखाई दे रहा है कूलम्स लॉ, और साथ में एक पिक्चर दिख रही है आपको। ये कूलम्ब, चार्ल्स डी कूलम्ब, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब, इस तरह से इनके बारे में इनका फुल नेम ये था। और इन्होंने ही 1785 में, हालांकि आप लोगों के लिए ईयर लिखने के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे थोड़ी वास्ट नॉलेज चाहते हैं उनके लिए बता देता हूं मैं हमेशा। 1785 में इन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया, जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई कि लाइक चार्जेस, ये जैसे नीचे लिखा है, ये प्लस प्लस चार्ज हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। ये माइनस माइनस चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये दोनों भी आपस में लाइक चार्ज कहलाते हैं, ये दोनों भी। और एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिनन जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने एक बात सोची कि जब भी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को, कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो
वो हमेशा एक दूसरे पर फोर्स तो लगाते ही होंगे, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन के मुताबिक, या फोर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके मुताबिक फोर्स तब लगती है जब हम किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल। तो यहां पर वो एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर वो एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने नोटिस किया कि चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो दे मस्ट बी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर। तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो इन्होंने उस फोर्स को फाइंड आउट करने का कि वो कितनी फोर्स लगाते हैं चार्जेस एक दूसरे पर, उस फोर्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बनाया, जिस फॉर्मूले को ही कूलम्स लॉ कहा जाता है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ क्या है। इस बात की डिस्कवरी यानी खोज तो पहले ही हो चुकी थी कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, लेकिन वो किस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये तब तक किसी को नहीं पता था। कूलम ने इस फोर्स का फॉर्मूला डिस्कवर किया, ये फिनोमेनन के फोर्स कितनी लगती है डिस्कवर किया, और उस फॉर्मूले को ही कूलम के नाम पर कूलम्स लॉ कहा जाता है। पहले मैं आपको उस फॉर्मूले का थ्योरेटिकल पोर्शन बता देता हूं, फिर मैथमेटिकल पोर्शन ड्राइव या लिखकर बताया जाएगा। इस थ्योरेटिकल पोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट, कूलम्स लॉ कहता है 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 पॉइंट चार्जेस, आपको ये जो चार्ज दिख रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक Q1 और एक Q2 से डिनोट किया गया है। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी बॉल्स दिख रही हैं, वो इसलिए कि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। एटम तो दिखता भी नहीं है, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो तो बड़ा सा बनाते हो गोला। तो यहां ये जो बॉल्स दिख रही हैं असल में ये बॉल्स नहीं है, ये इस तरह के बिल्कुल बिंदी जैसे, क्योंकि पॉइंट चार्जेस का मतलब है, पॉइंट का मतलब बिंदी होता है हिंदी में, तो बिंदी साइज के बिल्कुल डॉट्स इस तरह के चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। 2 चार्ज हैं तो हमने लिखा 2 पॉइंट चार्जेस। तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कलरफुल डिजाइन से आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन याद रखना ये दोनों बड़ी बड़ी बॉल्स नहीं है कोई, ये पॉइंट साइज के चार्ज हैं। अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ये 2 पॉइंट साइज के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं विद अ फोर्स। अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं किससे? अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी फोर्स लगेगी, रिपेल कर रहे हैं तो भी फोर्स लगेगी, which is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये समझ लें आसान भाषा में कि ये दोनों चार्जेस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, साइज नहीं, साइज तो पॉइंट साइज ही होगा, वैल्यू जैसे अगर आपने 5 कूलम के 2 चार्ज ले लिए, दोनों चार्ज 5 कूलम के हैं, 5 कूलम प्लस हुए तो रिपेल करेंगे, दोनों प्लस हुए तो, दोनों माइनस हुए तो भी रिपेल करेंगे, एक प्लस और एक माइनस हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट या रिपेल तो हो गया, लेकिन जब जिस भी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे वो इन चार्जेस के वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। 5 कूलम के बजाय आप 10 कूलम के चार्ज लोगे, और जरूरी भी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, एक 5 और एक 10 ले सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा वैल्यू के आप चार्ज लोगे, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होता है, जितनी ज्यादा वैल्यू के आप चार्ज लेंगे उतनी ज्यादा इनके बीच में फोर्स लगेगी। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैथमेटिकली भी करके दिखाएंगे, फिलहाल इस स्टेटमेंट को थ्योरेटिकली अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझ लें। तो क्या बोला उन्होंने कि 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे एक फोर्स से, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, वो भी अभी दिखाया जाएगा, of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अभी फिलहाल के लिए समझ लें, अगर ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, पहले दोनों चार्ज को ऐसे रखा,
फिर थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखा, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम होती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर यानी वैल्यू बढ़ाने पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम हो जाएगी। तो अभी स्टेटमेंट का फिलहाल ये शॉर्टकट मीनिंग है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, फुल डिटेल अभी आने वाला है। उसके बाद उन्होंने बोला द फोर्स इज रिपल्सिव, जो आपको बताया जा रहा है, इफ द चार्जेस आर अलाइक, यानी एक जैसे हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस, एंड अट्रैक्टिव, और वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब एक प्लस और एक माइनस। फर्दर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर का मीनिंग भी समझ लें, ये अगर Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, 1 और 2 इसलिए लिखा, दोनों दो अलग अलग चार्ज हैं, पहले के लिए 1 दूसरे के लिए Q, तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, मान लो अट्रैक्टिव लग रही है तो फोर्स ऐसे लगेगी, और अगर रिपल्सिव लग रही है तो वो फोर्स ऐसे लगेगी। लेकिन ये Q1 और ये Q2, लेकिन वो फोर्स हमेशा एक्ट करेगी उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। द फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो भी फोर्स लगती है, ऐसी फोर्स को क्या नाम से पुकारा जाता है? सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसी ही फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। 11th क्लास में बच्चों ने फ्रिक्शन पढ़ा हो तो वो इस बात को जान सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग नहीं लगती, बल्कि टेंजेंशियली लगती है। वो कैसे लगती है? अगर ये बॉक्स रख दिया, ये सरफेस है और ये बॉक्स इस सरफेस पर इधर जा रहा है, तो फोर्स इन दोनों को टच करते हुए सरफेस पर यानी टेंजेंशियली एक्ट करेगी, सेंटर के अलोंग एक्ट नहीं करती। तो ऐसी फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं, जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। आगे डिटेल आएगा इसका, लेकिन हर चीज का छोटा छोटा अभी मीनिंग बताया जा रहा है। मैथमेटिकली आगे बढ़ने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट बात सारे बच्चे नोट कर लें। कूलम्स लॉ तो डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम में आता ही है, आता ही ऐसे मतलब आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ऐसा कहना चाहिए। डिस्क्राइब कूलम्स लॉ, तो आपको ये स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा कि इट स्टेट्स दैट 2 point charges attract or repel each other with a force which is directly proportional to the product of the masses, product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, और फिर बाद में आपने बता दिया कि फोर्स रिपल्सिव होगी जब चार्जेस सेम होंगे यानी अलाइक होंगे, अट्रैक्टिव होगी जब अनलाइक होंगे, और सेंटर के ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कंडीशन फॉर विच कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड। क्या क्वेश्चन आता है? कंडीशंस। वो कंडीशंस बतानी है जिसमें कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड। ये थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में अगर बात करें तो आपको कहा जा सकता है कि वो कंडीशन बताओ जहां कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। कूलम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड, या व्हाट आर द कंडीशन इन विच कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, तब आपको कूलम्स लॉ नहीं लिख पूछा जा रहा है, तब आप अगर ये लिख कर भी आए तो कुछ नहीं होगा। आपको लिखना होगा ये दो कंडीशंस जो मैंने यहाँ पर स्टार बनाकर लिखी हैं। ये स्पेशली बच्चे इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं और कूलम्स लॉ पढ़ के खुश होके आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे तो बढ़ना है, लेकिन इनको इग्नोर किए बिना। क्या बोला? इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट, इसको पॉइंट आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक
holds for stationary charges। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कूलम्स लॉ सिर्फ उन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने के काम आता है या उन्हीं दोनों चार्जेस पर अप्लाई किया जा सकता है जो स्टेशनरी हो। स्टेशनरी मतलब भी एट रेस्ट होता है, रुके हुए। अगर ये चार्ज मूविंग हो, मान लो Q1 चार्ज है और ये मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, और Q2 चार्ज भी मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी से, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब भी इनके बीच में फोर्स तो लगेगी। चार्जेस के बीच में फोर्स हमेशा लगती है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, लेकिन वो फोर्स कूलम्स लॉ से फाइंड आउट नहीं की जा सकेगी। वहां कूलम्स लॉ काम नहीं आता, एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी होती है लेकिन वो नोटिस ही नहीं करते, ऐसे ही ऑब्वियसली करके आगे बढ़ जाते हैं। ये ब्रांच ही जो चल रही है उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इस फोर्स का नाम भी, जो कूलम ने जिस फोर्स की खोज की, उस फोर्स का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रो का मीनिंग मैंने बच्चों को पहले ही दिन बताया था, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो कूलम्स लॉ वाली फोर्स या कूलम्स का लॉ उन्हीं चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के काम आएगा या आता है जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं। मूविंग चार्जेस के बीच की फोर्स लगती तो है बट कूलम्स लॉ से फाइंड आउट नहीं होती है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये, द टू चार्जेस शुड बी पॉइंट इन साइज। ये मैंने पहले भी बताया, यहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा होने के बाद भी, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, ये लिखा होने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, ये ग्लास रॉड है और ये दूसरी ग्लास रॉड है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। बड़ी बड़ी रॉड्स हैं, इनके बीच की फोर्स भी कूलम्स लॉ से निकालना शुरू कर देते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर चार्ज है पूरे पर फैला हुआ, जैसे यहाँ ये दो बॉल्स दिख रही है आपको, मैंने पहले ही बता दिया ये बॉल नहीं है, बिल्कुल बिंदी जैसे चार्ज हैं पॉइंट साइज के। तो बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बॉल्स, बड़े रॉड्स या कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर चार्ज है तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन या रिपल्शन तो होगा, फोर्स लगेगी तो, बट वो फोर्स कूलम्स लॉ से फाइंड आउट नहीं की जा सकेगी। तो कूलम्स लॉ से फाइंड आउट की जाने वाली फोर्स, सिर्फ कूलम्स लॉ कब फोर्स को फाइंड आउट कर पाएगा, जब दो चार्ज रुके हुए हों। पहली कंडीशन, द चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुके हुए। और दूसरी कंडीशन क्या है, चार्ज का जो साइज है वो बिंदी से बड़ा यानी पॉइंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, पॉइंट साइज का चार्ज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने हटा दी हैं, इसीलिए कि हमारी कंडीशन क्या है कि ये हमारे दो चार्ज होने चाहिए, ये रखे हैं, ये चार्ज और ये चार्ज, और ये रेस्ट में हैं यानी रुके हुए हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में ही होता है, और बिंदी साइज यानी पॉइंट साइज के हैं। तब आपका कूलम्स लॉ इनके बीच की फोर्स फाइंड आउट करेगा। तो ये आपकी थ्योरेटिकल जानकारी हो गई किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। अब आपको इसके बारे में मैथमेटिकल यानी फॉर्मूले वाली जानकारी दी जाती है। तो फॉर्मूले वाली जानकारी के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले वाली जानकारी फाइंड आउट करने के लिए अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इस पर मैंने लॉ को पहले ही इंपोर्ट कर लिया है वहां से। लॉ वही है, कंडीशंस आपकी हो ही चुकी है, कंडीशंस दोबारा लिखने की अभी यहां जरूरत नहीं है, यहां हम उसके मैथमेटिकल वर्जन को सीखें। तो पहली लाइन क्या है, उसको लाइन को पढ़ते जाएंगे और मैथमेटिकल वर्जन सीखते जाएंगे।
It states that 2 point charges attract or repel each other. अब ये 2 पॉइंट साइज के चार्ज मैंने बनाए हैं, Q1 Q2 उनका नाम लिख लिया और उनके बीच के डिस्टेंस सपोज कर लिया कितना, R से डिनोट कर दिया उसको। अब ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे ये तो उनके नेचर पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम डायरेक्शन की बात ना करते हुए फोर्स की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड आपको निकाल कर बताते हैं। विद अ फोर्स, तो मैं यहां लिख लेता हूं फोर्स, ये हो गई हमारी फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लो जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस का मतलब हो गया ये। यहां खास ख्याल रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस बोला है तो अगर ये चार्ज प्लस हैं तो आप कुछ लिखते ही नहीं हो, प्लस अंडरस्टूड होता है, साइन नहीं है तो प्लस है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चार्ज माइनस हुआ या दोनों माइनस भी हुए तो आपको यहाँ चार्ज का साइन नहीं लिखना है। ये वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इसीलिए कहा गया है। ये बारीक बातें बच्चे नोटिस नहीं करते, उसी के लिए तो टीचर नोटिस करवाते हैं। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे और उसके सामने, तो इससे पता चलता है जितना इन चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको मैं पहली लाइन में लिखा है, दूसरी लाइन के लिए मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/, और डिस्टेंस का स्क्वायर बोला है इसने, देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब अगर डिस्टेंस अभी जितना है उससे डबल कर दिया जाए तो स्क्वायर का मतलब फोर्स जो है वो मालूम कितनी हो जाएगी, 1/4 यानी 4 गुना कम। अगर डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 9 टाइम्स। तो जितना भी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये एक जो लॉ है ये साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चलता है कि कौन किसके इनवर्सली और कौन किसके डायरेक्टली। वो लोग आपको तो डायरेक्टली बता दिया उन्होंने कि ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उनको ऐसा सपना थोड़ी आता है। वो लोग बाकायदा, जब जॉय ऑगस्टिन डी कुलम ने, जिनका मैंने आपको अभी फोटो भी दिखाया था, उन्होंने जब ये फॉर्मूला पता लगाया तो कैसे पता लगाया, उन्होंने बाकायदा 2 चार्जेस पॉइंट साइज के एक दूसरे के सामने रखे। पहले थोड़े हल्के चार्ज मतलब कम वैल्यू के चार्ज रखे, फिर थोड़े ज्यादा वैल्यू के चार्ज रखे और ज्यादा वैल्यू के चार्ज रखे। तो उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने पाया कि चार्जेस की वैल्यू बढ़ाने से उनके बीच की फोर्स बढ़ रही है। तो नोट करते गए वो एक टेबल था बना के, जिसको ऑब्जर्वेशन टेबल बोलते हैं। और फिर उन्होंने चार्जेस की वैल्यू को फिक्स करके डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया। पहले डिस्टेंस सेम रख के चार्जेस की वैल्यू को चेंज करते रहे, फिर डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया चार्जेस की वैल्यू को सेम रख के। तो उन्होंने पाया कि डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स कम हो रही थी और इस हिसाब से कम हो रही थी। तो जब एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वो ये रियलिटी में ये करके देखते हैं, यानी फोर्स फाइंड आउट, आपको तो ये फॉर्मूला बताया जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, फोर्स आ जाएगी। आपने थोड़ी ना 2 चार्ज को असलियत में रख के उनकी वो बीच की फोर्स निकालनी है। लेकिन ये फॉर्मूला बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों को ये काम रियलिटी में करना होता है, और उससे जो ऑब्जर्वेशन मिलती है उसे वो नोट करते जाते हैं और फाइनली ये कंक्लूजन मिलता है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए कि लॉज कैसे बनते हैं। होते तो है ही वो नेचर में पहले से, पर उनको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे डिस्कवर किया जाता है। तो अब ये 2 जो आपने लाइनें लिख दी हैं 1 और 2 इक्वेशन की फॉर्म में, यही इसकी स्टेटमेंट में लैंग्वेज की फॉर्म में कही गई थी। उसके बाद का चीज आपको बार बार बहुत बार बताया जा चुका है, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब लाइन जॉइनिंग द सेंटर के अलोंग, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। खैर, हम आते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को combining these factors,
इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करना है तो आपके पास अब ऐसे लिखा आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा आएगा, R स्क्वायर लिखा आएगा। ये आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब फॉर्मूले में अगला स्टेप जो होता है वो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर आपको एक कांस्टेंट लगाना होता है। वो कांस्टेंट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फोर्स कितनी कितनी और किस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो एक चीज और पता लगी कि ये जो फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं कौन से लॉ से, कूलम्ब्स लॉ से। तो ये नाम भी आ गया कूलम्ब्स लॉ। तो ये फोर्स जब पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि कूलम्ब ने जब ये फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की तो उनको पता चला एक्सपेरिमेंट से कि ये फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के स्क्वायर के अलावा भी एक और चीज पर डिपेंड करती है, और वो चीज क्या है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यानी ये दोनों चार्जेस के बीच में यहां पर क्या मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों चार्जेस को किसी रूम में रखोगे तो आपके दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या होगा, एयर। हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अगर कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो वहां एयर होती है। हाँ, स्पेशली अगर किसी इलाके में एयर हटा दी जाए तो वहां वैक्यूम हो जाता है, लेकिन वो ऐसा स्पेशल हमें करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर एरिया को वैक्यूम बनाने के लिए, वहां की सारी एयर सक्शन पंप से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने ये रूम में रखा है तो इनके बीच में मीडियम एयर है, लेकिन उन्होंने देखा कि इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर ऐसा कर दिया कि एक ग्लास का स्लैब लिया, ग्लास स्लैब मतलब एक क्यूबॉइड शेप का ग्लास का पीस, उसको ग्लास स्लैब बोल सकते हो, और इस ग्लास स्लैब में यहां पर एक चार्ज आपका है और यहां पर एक चार्ज आपका है, और ये ग्लास है। अब आप सब जानते हो कॉमन सेंस के हिसाब से कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये जगह है जिसे हम मीडियम बोल रहे हैं वो ग्लास है, एयर तो नहीं है अब यहाँ पर, क्योंकि एक ग्लास के इस सरफेस पर आपने ये चार्ज चिपका दिया है और इस वाले सरफेस पर ये चार्ज चिपका दिया। तो नाउ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज ग्लास। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में पता लगाया कि जब यही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर एयर में रखे थे, यानी कमरे में रखे थे, बीच में कुछ नहीं था यानी हवा थी, तब फोर्स अलग आ रही थी, और वही दो चार्ज सेम टू चार्जेस सेम डिस्टेंस पर ऐसे ग्लास के दोनों तरफ चिपका दिए तो उनके बीच का मीडियम ग्लास हो गया, तो फोर्स चेंज हो गई। ऐसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में सेम टू चार्जेस को रखकर हर बार जब फोर्स निकाली तो हर बार फोर्स अलग आई। तो उनको पता चल गया कि चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के अलावा तीसरे फैक्टर पर, एक और फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। वो चार्जेस के बीच में जो जगह है वहां क्या है, और हर बार मीडियम बदलने पर फोर्स अलग आ रही थी। तो अब उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया आसान बनाने का इस चीज को। उन्होंने बोला कि हम इस कूलम्ब्स लॉ के दो फॉर्मूले बनाएंगे। यहां बताता हूं, दो फॉर्मूले बनाएंगे। उन्होंने कहा, ये बुक्स वगैरह में ये सब एक्सप्लेनेशन इतना है नहीं, लेकिन बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा हम दो फॉर्मूले बनाएंगे। पहला फॉर्मूला
फोर्स निकालने का दो चार्जेस के बीच की, जब उनके बीच में मीडियम हो एयर या वैक्यूम। ठीक है जी। और दूसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे फोर्स निकालने का। जब उन दोनों चार्जेस के बीच में एयर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो, क्योंकि ऐसे हर एक मीडियम के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे तो कितने फॉर्मूले आपको रटने याद करने पड़ेंगे। ग्लास के लिए अलग, कोई और मीडियम वाटर के लिए अलग, पानी में डुबा दिया दो चार्ज को तो मीडियम उनके बीच का क्या हो गया, वाटर हो गया। किसी गैसियस मीडियम में, किसी और सॉल्यूशन में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स आएगी। तो उन्होंने कहा कि हम दो फॉर्मूले बनाएंगे, वन फॉर एयर एंड वैक्यूम और द अदर फॉर्मूला फॉर रेस्ट ऑफ ऑल अदर मीडियम्स। एयर वैक्यूम के अलावा कितने भी और मीडियम हो सबके लिए एक फॉर्मूला होगा। तो आज हम बच्चों को एयर वैक्यूम वाला फॉर्मूला सिखाएंगे और एयर वैक्यूम का फॉर्मूला सीखने के बाद ही आप सीख पाओगे बाकी बचे हुए मीडियम जितने भी और एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे नेचर में, उन सब मीडियम में कैसे फोर्स निकालते हैं। और एयर वैक्यूम में कॉमन होती है फोर्स। जैसे एक एग्जांपल अगर आपने सुना होगा, अगर क्या सुना ही होगा, लाइट की स्पीड एयर में भी और वैक्यूम में भी सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है लाइट की स्पीड चेंज होती है, वाटर में थोड़ी और कम हो जाती है, ग्लास में थोड़ी और कम हो जाती है, तभी तो रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे लाइट की स्पीड मीडियम बदलने पर बदलती है और हर मीडियम में अलग अलग होती है, उसी तरह चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स भी हर मीडियम में अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम डिफरेंट फोर्स, बट टुडे वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस when the medium between the charges is air और वैक्यूम। ठीक है जी। तो एयर वैक्यूम के लिए हम आपको यहां सिखा देते हैं। एयर वैक्यूम के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जो कांस्टेंट लगाया गया, वो ये कांस्टेंट, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, Q1 Q2/r² ही है, बस इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर ये चीज लगाई गई है। इस चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इस पोर्शन में ये 1/4π, इसको तो आप पहचानते हो, 1 तो नंबर है आपका, 4 भी नंबर है, पाई जो है वही मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जो इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। तो इनको तो अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि ये नया है। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये अल्फा बीटा गामा की तरह ही एक ग्रीक अल्फाबेट है और इस ग्रीक अल्फाबेट का जो नाम है ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसी ऑर्डर में होते हैं ABCD की तरह, और ये 5th अल्फाबेट है। A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, C के लिए गामा यूज होता है, D के लिए डेल्टा, और E के लिए जो अल्फाबेट यूज होता है ये कहलाता है एप्सिलॉन। तो आपको इसे पढ़ना और स्पेल करना, प्रोनाउंस करना आना चाहिए, एप्सिलॉन। और ये नीचे ये जो छोटा सा सर्कल सा बना है सबस्क्रिप्ट में है, ये ध्यान रहे। इस तरह से जैसे Q के नीचे 1 है, Q1, ये Q2, ऐसे ही ये सबस्क्रिप्ट में है और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो ये अल्फाबेट है लेकिन ये हमने अलग से लगाया है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। कई जगह पर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन 0 भी सुना है, लेकिन
प्रोनाउंसिएशन आपको वैसे बता के या पढ़ने में तो यूज होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में इसको लिखोगे कहीं पर भी, क्योंकि आपका रिटन ही एग्जाम होता है, तो आपको इसे बोलना तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये तो इस अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन है, इसका नाम है। लेकिन जैसे हर अल्फाबेट किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले चार्ज को, फर्स्ट चार्ज को, Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे चार्ज को यानी सेकेंड चार्ज को, R रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को। ये एप्सिलॉन नॉट जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वांटिटी का नाम सुन ले। एप्सिलॉन नॉट ये तो एप्सिलॉन नॉट इस अल्फाबेट का नाम है, जैसे R है, Q1 Q2 है, F है, लेकिन उस क्वांटिटी का नाम जो है वो है एब्सोल्यूट। और मैं पहले पूरा वर्ड लिख रहा हूं, फिर उसको प्रोनाउंस करके और उसका मीनिंग भी समझाऊंगा। ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, PRMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मीनिंग होता है एयर या वैक्यूम। एयर वैक्यूम दोनों को कलेक्टिवली किस नाम से पुकारा जाएगा? फ्री स्पेस के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट, नॉट इज जीरो के लिए बोला जाता है, एप्सिलॉन इस अल्फाबेट का ओरिजिनल नेम है। ये जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये परमिटिविटी वर्ड परमिशन से डिराइव हुआ है, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को उनके बीच का मीडियम परमिट करता है, अलाउ करता है। ये कुछ वैसा ही समझ लें कि जैसे लाइट जो है वो एयर में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, एयर या वैक्यूम में, क्योंकि वो उसको सबसे फास्ट ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है, एयर से ज्यादा डेंसर हो जाता है वाटर, वाटर से ज्यादा और डेंसर हो जाता है ग्लास, तो लाइट की स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि एयर के मुकाबले वाटर जो है वो उसको उतना तेज अलाउ नहीं करता डेंसिटी बढ़ने की वजह से। ग्लास और कम अलाउ करता है, यानी परमिशन वहां पर लाइट को कम 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 मिलना शुरू हो जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यहां पर भी वैसा ही है कि हर मीडियम दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को कोई ज्यादा अलाउ करता है, कोई कम अलाउ करता है। जहां ज्यादा अलाउ होता है वहां ज्यादा फोर्स लगती है, जहां कम अलाउ होता है वहां कम फोर्स लगती है। तो ये जैसे वहां वेलोसिटी के लिए परमिशन है, यहाँ फोर्स के लिए परमिशन है, और उस परमिशन को परमिटिविटी कहते हैं। और जैसे दुनिया में हर मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ऐसे ही दुनिया में हर मीडियम की, जैसे यहाँ पर ये किस मीडियम की परमिटिविटी कही गई है? फ्री स्पेस यानी एयर वैक्यूम। ऐसे दुनिया में हर मीडियम की परमिटिविटी का एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फिक्स वैल्यू जो है वो आपको याद होना चाहिए। ये है वो फिक्स वैल्यू। यूनिट की बात हम बाद में करेंगे डिटेल में, इसका यूनिट भी होता है, लेकिन वो अभी हम यूनिट पर जाएंगे तो हम अपने मेन टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, इसलिए हम मेन टॉपिक पर ही रहते हैं। यूनिट की बातें बाद में कर लेंगे, चार्ज की यूनिट की भी वगैरह वगैरह, और बहुत डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये है इसका वैल्यू, ये याद होना चाहिए। नाम क्या है अल्फाबेट का? एप्सिलॉन नॉट। और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया जाता है किसी चीज की पर्टिकुलर उसकी खुद की वैल्यू के लिए।
परमिटिविटी वर्ड यूज किया था परमिशन के लिए, ये मीडियम उसको फोर्स को कितना परमिट करता है। और फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या वैक्यूम, यानी एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम की कलेक्टिवली फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू हमेशा इतनी होती है। और ये वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में यहां पुट करते हो तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14, ये पाई की वैल्यू आप अगर पुट कर लो यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये तो आपका इतना पोर्शन आ गया। और साथ में Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये चीज यहां एज इट इज आ गई। अब ये जो चीज है देख रहे हैं, ये इसमें सारे नंबर फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमेशा एक फिक्स नंबर ही आएगा। और वो फिक्स नंबर क्या है वो मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। इस पूरे सर्कल में जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू को और आगे फॉर्मूले को लिखने के लिए मैंने यहां से स्टेटमेंट को अभी फिलहाल के लिए गायब कर दिया है, स्टेटमेंट का काम खत्म भी हो गया था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये। इस पूरे सर्कल को सॉल्व करके, आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको याद रखना है। ये इस पूरे सर्कल में जो भी वैल्यू है उनका फाइनल आंसर, और साथ में आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो पूरा आ गया। अब ये जो आपने कर दिया है ये फाइनली बन चुका है उस फोर्स का फॉर्मूला, जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाली होती है, पॉइंट साइज के चार्जेस के बीच में, जब वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे होते हैं, कहां, एयर या वैक्यूम में। और इसी को कूलम्स लॉ का फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अब आपका ये काम न्यूमेरिकल के लिए आसान हो गया है। अब आपको करना क्या होगा, अगर सिंपल सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये कहा जाएगा ये Q1 है और इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, लेट अस सपोज लो जी 5 कूलम। Q2 की वैल्यू भी गिवन होगी, लेट अस सपोज चलो जी 2 कूलम्स। ये डिस्टेंस भी गिवन होगा, सेंटीमीटर या मीटर में होगा, सेंटीमीटर में हुआ तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लो जी 2 मीटर। चार्ज कूलम्स में लेना है, डिस्टेंस मीटर में लेना है। अब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ, वहां पर मेंशन किया जाएगा या तो कि द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, या बोलेंगे द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। अगर मेंशन नहीं किया कोई भी मीडियम तो भी अंडरस्टूड माना जाएगा कि चार्जेस एयर वैक्यूम में ही होंगे। लेकिन अगर एयर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हुआ तो उस मीडियम का नाम दिया जाएगा। अगर मीडियम इन एयर वैक्यूम के अलावा कोई हुआ तब आपका इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम एयर और वैक्यूम वाला केस कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ ऑल बाकी सारे मीडियम के लिए आपको अगली क्लास देखनी पड़ेगी। तो आपने कुछ नहीं करना, 5 कूलम Q1 की जगह पुट कर देना है, 2 कूलम Q2 की जगह पुट कर देना है, 2 मीटर्स यहाँ पर पुट कर देना है। पीछे ये कांस्टेंट तो हमेशा रहेगा 9 × 10⁹ एयर वैक्यूम के लिए। तो आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला तैयार है कूलम्स लॉ का, दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने के लिए, पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने के लिए जब वो प्लेस्ड हो एयर और वैक्यूम में। और ये सब कांस्टेंट वगैरह कहाँ से आया वो आपको
पूरी स्टोरी काफी डिटेल में बता दी। और ये एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, परमिशन, ये हर मीडियम की अलग होती है। जैसे हर मीडियम की डेंसिटी, हर मटेरियल की डेंसिटी अलग होती है, डेंसिटी आपने सुना होगा, तो ऐसे ही ये परमिटिविटी हर मीडियम की अलग होती है। ये आपको वैल्यू याद ही करनी पड़ेगी, अब के बाद हमेशा यही फिक्स है। और ये वैल्यू रख के आंसर ये वाला भी फिक्स है, यानी आपको जब क्वेश्चन करते हैं तो बार बार इसकी वैल्यू रख के फिर ये रख के ये नहीं करना, आपको क्वेश्चन करने में तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। तो आज की क्लास खत्म होने तक आपने फॉर्मूला सीख लिया है कूलम्स लॉ का फुल डिटेल में, कैसे कैसे कहां से आया है वो, और उस फॉर्मूले का एक पोर्शन आपने सीखा है कि दो चार्जेस और पॉइंट साइज के चार्जेस याद रहे, रेस्ट में हो यानी स्टेशनरी हो, और कहां पर रखे हो, एयर या वैक्यूम में, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री स्पेस। उस फ्री स्पेस में रखे हुए पॉइंट साइज के चार्जेस के बीच की फोर्स कैसे निकालते हैं। अगली क्लास में आपको मीडियम चेंज होने पर वो फोर्स कैसे निकाली जाएगी वो सिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।